दोस्तों 20वीं सदी में एक समय ऐसा आया जब एशिया के मिडिल ईस्ट यानी अरब के देशों के इलाके में पावर डोमिनेंस और अपने धर्म को सबसे ऊपर रखने की ऐसी होड़ मची थी कि पूरी दुनिया पर उसका इफेक्ट हो रहा था। अरब में क्रूड ऑयल की खोज के बाद से ही ये देश दुनिया के नक्शों पर छाने लगे थे। लेकिन उसी 20वीं सदी में एक वक्त ऐसा भी आया जब यहूदी धर्म के लोगों ने मिलकर उस इस्लामिक रीजन में न सिर्फ अपनी जगह बनाई, बल्कि जब इन देशों ने मिलकर उस छोटे से यहूदी देश इजराइल के खिलाफ साजिश की तो उसने महज 6 दिनों के युद्ध में एक दो नहीं बल्कि 8 अरब देशों को एक साथ ऐसी मात दी कि आज तक इजराइल से पूरे अरब देशों की आर्मी खौफ खाती है और किसी की मजाल नहीं है कि आज वो इजराइल के खिलाफ आंख उठाकर देख सके। इसलिए इस 6 दिनों की जंग ने न सिर्फ एशिया का नक्शा बदला बल्कि दुनिया भर के उन छोटे देशों की इंटीग्रिटी को हिम्मत दी जो किसी बड़े पावरफुल देश से लड़ने को मजबूर थे। तो क्या है उन 6 दिनों के जंग की दास्तां? आइए आज इतिहास के उसी पन्नों की तरफ आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले इस वॉर के बैकग्राउंड पर नजर डालते हैं। बैकग्राउंड समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि ये इजराइल और अरब देशों के बीच ये जंग 60s में हुई थी, लेकिन उससे पहले कई दशकों से अरब और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा था। 1917 में ही ब्रिटेन ने ये तय कर दिया था कि फिलिस्तीनी रीजन में एक हिस्सा यहूदियों के सतह बांटकर उनके लिए एक अलग देश बनाया जाएगा। जिसके बाद दुनिया भर से यहूदी इस इलाके में आकर रहने लगे, जिस पर मोहर लगाते हुए इजराइल को यूनाइटेड नेशन ने भी मान्यता दे दी थी, जिससे कि फिलिस्तीनी मुसलमानों को अपना ही घर छोड़कर बेघर होना पड़ रहा था। और फाइनली 1948 में इजराइल ने अपने को इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया था। नाजियों द्वारा 60 लाख यहूदियों के नरसंहार के कुछ साल बाद पवित्र भूमि पर यहूदी राज्य की स्थापना का सपना पूरा हो गया था। लेकिन फलस्तीनियों ने साल 1948 की इस घटना को अल नकबा या विनाश का नाम दे दिया। 7.5 लाख फलस्तीनियों को उनकी जमीन से बेदखल करके इजराइल अस्तित्व में गया और उन फलस्तीनियों को कभी लौटने नहीं दिया गया। इसलिए इजराइल के अस्तित्व को खत्म करने के लिए अरब सेना, जिसमें सीरिया, इजिप्ट, लेबनान, इराक और जॉर्डन शामिल था, उन लोगों ने आक्रमण कर दिया। लेकिन इसका नतीजा भी अरब देशों के हक में नहीं गया और इजराइल अपनी जगह पर बना रहा। जिसके बाद अरब देशों के इजराइल के सतह बहुत से समझौते हुए, लेकिन फिर भी ये तो तय था कि आगे भी सिचुएशन आसान नहीं होने वाली है, और ना ही इजराइल के लिए, क्योंकि उसे इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया से हमेशा खतरा महसूस होता था। इसलिए 1948 के बाद इजराइल ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बहुत मेहनत की। उसने 10 लाख से ज्यादा यहूदी आप्रवासियों को आबाद किया। इजराइल आने वालों के लिए सेना में सेवा देना एक अनिवार्य शर्त रख दी। इजराइल और अरब पड़ोसियों के लिए आपसी नफरत और एक दूसरे को संदेह की नजर से देखने के लिए कई कारण मौजूद थे, जो बाद में 50s और 60s की शुरुआत में दिखाई भी दिए। लेकिन आग में घी डालने का काम किया कोल्ड वॉर ने, जिसमें सोवियत रूस अरब देशों की मदद कर रहा था, वो भी बड़े पैमाने पर, क्योंकि उसे वहां से कम्युनिज्म की महक आ रही थी और अमेरिका इजराइल के सपोर्ट में था। लेकिन यहाँ तक अमेरिकी रक्षा सहायता प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा देश नहीं बना था। इसीलिए 1960 में इजराइल ने फ्रांस से विमान और ब्रिटेन से टैंक हासिल किया और खुद को इन देशों से लड़ने के लिए तैयार बनाता रहा। इस तरह मिड 60s के एरिया के बॉर्डर्स पर फिलिस्तीन के गोरिल्ला लड़ाके अपनी जगह बनाकर घात लगाकर इजराइल पर हमला कर रहे थे। इसी बीच सोवियत संघ ने इजिप्ट को ये खुफिया जानकारी दी कि सीरिया इजराइल पर आक्रमण करने वाला है। बस फिर क्या था, इजिप्ट के तानाशाह ने अपनी फौज को इजराइल बॉर्डर के करीब वाले हिस्से में तैयार करना शुरू कर दिया और उसके साथ ही इजराइल के सबसे पड़ोसी देश जॉर्डन के साथ मिलकर जॉर्डन नदी का रुख मोड़कर इजिप्ट ने इजराइल के लिए मुश्किलें खड़ी करनी शुरू कर दी थी। इस दौरान पूरे वेस्ट को पता था कि जल्द ही जंग होने वाली है, लेकिन उसके नतीजे को लेकर उन देशों ने पहले ही इजराइल को विजेता बता दिया था। सीमा पर हो रही झड़पों ने तनाव को भड़का दिया। फिलिस्तीनी गोरिल्ला लड़ाके बाड़ तोड़कर सीमा के अंदर आ गए और ऐसे हमले रोकने के लिए उसने भरपूर जवाबी कार्रवाई भी की। जिसके बाद 1967 में इजराइल के बड़े अधिकारी से तय कर लेते हैं कि वो अरब देशों के मामले को काउंटर करने के लिए उनके हमले का इंतजार नहीं करने वाले, बल्कि वो खुद पहल हमला करेंगे। और ये बात अरब सेना के सर के ऊपर से निकल गई, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं था कि इजराइल खुद से हमला कर सकता है। और फिर आता है फर्स्ट डे ऑफ वॉर, तारीख 5 जून 1967। इजराइल समय के तहत अनुसार सुबह 7:10 हो रहे थे। फ्रांस के 50 के दशक में बने रॉकेट से लेस 16 मजिस्टर फाउका ट्रेनिंग प्लेन्स ने इजराइल के हदसोर हाईवे ठिकाने से टेक ऑफ किया। ये फाउका प्लेन मिस्टीर और मायरेट जेटों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट कर रहे थे
और ये ही इसराइल के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। दरअसल जो फ्रीक्वेंसी ये प्लेन दुश्मन के एयर स्पेस में घुसकर ट्रांसफर कर रहे थे वो वही थी जो उनकी प्लेन से आती थी। इसलिए अरब फोर्सेस को लगा कि ये उनके ही प्लेन है, एयर पेट्रोलिंग की ड्यूटी पर है। इसराइल वायुसेना इन मामलों की तैयारी कई सालों से कर रही थी। इसके लिए जासूसी प्लेन की मदद से उन्होंने अरब एयरफोर्स के सभी ठिकानों को पहले से समझा लिया था। मिस्र और बाकी के अरब देशों के उलट इजरायलियों ने अपनी पूरी तैयारी की थी। उन्होंने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया के हवाई अड्डों की पूरी तस्वीर हासिल करने के लिए सैकड़ों जासूसी मिशन भेजे, जिसमें उनकी स्पाई एजेंसी मोसाद कामयाब भी रही। इसलिए हर पायलट के पास टारगेट की एक किताब भी थी जिसमें उनकी लोकेशन और सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी डिटेल मौजूद थी। गोलीबारी के दौरान उन्होंने रेडियो कॉल सुनकर बड़े अरब कमांडरों की आवाजों को पहचान करने के लिए एक सिस्टम भी बना लिया था। 4 मिनट बाद असली बम वर्षक ओरेगन ने हैड्सौर हाईवे ठिकाने से उड़ान भरी। सुबह के 7:30 बजते इजरायली वायुसेना के 200 प्लेन हवा में थे। लेकिन इससे पहले इजराइल एयरफोर्स के कमांडर मोटी हार्ड का रेडियो संदेश सभी पायलटों के हेडफोन पर सुनाई दिया था। उन्होंने सभी पायलट्स को उड़ान भरने के पहले कहा था, उड़िए, दुश्मन पर छा जाइए, उसे बर्बाद कर उसके टुकड़ों को पूरे रेगिस्तान में फैला दीजिए ताकि आने वाली कई पीढ़ियों तक इजराइल अपनी जमीन पर सुरक्षित रह सके। ये सारे प्लेन्स धरती से सिर्फ 15 मीटर ऊपर उड़ रहे थे ताकि इजिप्ट के 82 रडार सेंटर्स इन प्लेन के रास्ते का पता न लगा सके। इनमें से ज्यादातर पहले वेस्ट की तरफ यानी मेडिटेरेनियन सी की तरफ गए। वहां से उन्होंने यूटर्न लिया और फिर वहां से मिस्र की तरफ मुड़ गए। दूसरे विमानों ने रेड सी की तरफ से मिस्र के बहुत अंदर बने एयर बेसेस का रुख किया। सारे प्लेन बहुत कड़ाई से रेडियो साइलेंस का पालन कर रहे थे। अब आप खुद सोचिए कि उतनी ऊंचाई पर जहां रेडियो पर बात किए बिना कोई जानकारी साझा नहीं की जा सकती थी, वहां पर भी सारे पायलट साथ साथ उड़ रहे थे। और तो और पायलट हाथ के इशारे से एक दूसरे से बात भी कर रहे थे। बस सारे की सारा खेल यही था कि इजिप्ट के तट पर पहुंचने से पहले उन्हें इसकी हवा तक न लग पाए कि उनके ऊपर उतना बड़ा हमला होने वाला है। इससे पहले इजराइल एयरफोर्स के चीफ ऑफ ऑपरेशन ने सभी पायलटों से कह दिया था कि उन्हें प्लेन में टेक्निकल फॉल्ट आ जाने के बाद भी रेडियो कांटेक्ट नहीं करना है। ऐसी सिचुएशन में उन्हें अपने प्लेन को समुद्र में क्रैश कर देना होगा। अब शायद वहां के चीफ इसीलिए ऐसा करने के लिए कह पा रहे थे क्योंकि ये सभी इजरायली पायलट मिस्र के पायलटों की तुलना में कहीं अधिक ट्रेन थे। उनके फ्लाइंग ओवर्स भी उनसे ज्यादा थे और सबसे बड़ी बात, उनके करीब सभी 250 प्लेन पूरी तरह से ऑपरेशनल थे। उन्होंने मिस्र के हवाई ठिकानों को उड़ाने का कई बार मॉक प्रैक्टिस भी किया था। इस प्रैक्टिस को इतना खुफिया रखा गया था कि इजराइल के कुछ मंत्रियों को छोड़कर अधिकतर मंत्रियों को इनकी भनक तक नहीं थी। यहाँ पर इजिप्ट एयरफोर्स की सबसे बड़ी गलती थी कि उन्हें पता चल गया कि इजराइल उनके देश में जासूसी कर रहा है। उसके बावजूद भी उन्होंने अपने फाइटर प्लेन्स को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की थी। इसलिए इजराइल के एयरफोर्स कमांडर कहा करते थे, आसमान में फाइटर प्लेन से खतरनाक कोई चीज नहीं है, लेकिन जमीन पर वही प्लेन अपनी रक्षा करने में जरा भी सक्षम नहीं है। इसी का फायदा इजराइल को मिला। जब इजराइल का हमला हुआ तो मिस्र के लगभग सभी प्लेन जमीन पर थे और उनके पायलट नाश्ता कर रहे थे। वे ये मानकर चल रहे थे कि अगर इजरायली हमला भी करेंगे तो सुबह तड़के करेंगे। इसलिए उनके अनुसार सारे एयरक्राफ्ट पेट्रोलिंग करके मिस्र के समय के अनुसार 8:15 तक अपने ठिकानों पर लौट आए थे। इजराइल में उस समय सुबह की 7:15 हो रहे थे। उस समय सिर्फ 4 ट्रेनी पायलट हवा में थे और उनके पास कोई आक्रामक क्षमता नहीं थी। उसी समय अल मजा बेस से 2 इल्यूशन 14 ट्रांसपोर्ट विमानों ने उड़ान भरी। एक विमान में सवार थे फील्ड मार्शल अमीर और एक कमांडर सिद्दीकी महमूद। दूसरे विमान में इंटरनल इंटेलिजेंस के प्रमुख हुसैन अल शफी, इराकी प्रधानमंत्री और एक वरिष्ठ सोवियत सलाहकार अबू सुवैर हवाई ठिकाने की तरफ बढ़ रहे थे। मिस्र के सारे एयर कमांडर या तो उन 2 विमानों में बैठे हुए थे या उनमें बैठे लोगों का नीचे उतरने का इंतजार कर रहे थे। इन इल्यूशन विमानों को अपने रडार पर देखकर इजरायली थोड़े चिंतित भी हुए कि वो उनके बढ़ते हुए विमानों को देख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पर ऐसा भी नहीं था कि किसी को पता नहीं चला। इजराइल के बढ़ते विमानों के बारे में पहली चेतावनी इन इल्यूशन विमानों ने नहीं बल्कि जॉर्डन के अजलून रडार सिस्टम से आई। 8:15 बजे स्टेशन के रडार की स्क्रीनों पर बार बार ब्लिप्स आने लगे। हालांकि जॉर्डन की वायुसेना समुद्र की तरफ बड़ी संख्या में इजरायली विमानों के आने जाने की आदी हो गई थी, लेकिन इस बार उनके जमावड़े की डेंसिटी पहले से कहीं अधिक थी।
जिसे देखने के बाद हेडक्वार्टर पर पहले से तय कोड वर्ड इनाम भेजा गया, जिसका मतलब था युद्ध। वहां से ये इन्फॉर्मेशन काहिरा में मिस्र के डिफेंस मिनिस्टर को दे दी गई, लेकिन उनके छोर पर इस टिप ऑफ डिसाइफर नहीं किया जा सका। इजिप्ट ने एक दिन पहले ही जॉर्डन को बताए बिना अपनी इनकोडिंग फ्रीक्वेंसीज को बदल लिया था, इसलिए उन्हें लगा कि शायद जॉर्डन को उन्हीं के प्लान का अलर्ट आ रहा होगा। अजलन पर बैठे स्पेशलिस्ट इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए कि उनके रडार पर आने वाले ब्लिप्स इजरायली वॉर प्लेन्स के थे या समुद्र में मौजूद अमेरिका या ब्रिटिश एयरक्राफ्ट करियर से उड़ने वाले प्लेन्स के। अचानक उनके रडार के स्क्रीन पर दिखाई दिया कि उन विमानों ने साइनाई का रुख कर लिया है। उन्होंने कोडवर्ड के जरिए इजिप्ट को आगाह करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इजिप्ट में इस कोडवर्ड को पढ़ा ही नहीं जा सका। लेकिन अगर ये संदेश पढ़ भी लिया गया होता तब भी इस बात पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए डिफेंस मिनिस्टर उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे। इसी तरह डिकोडिंग के इंचार्ज और एयर ऑपरेशन के प्रमुख भी वहां मौजूद नहीं थे। यानी अब ये तय हो गया था कि इजिप्ट जल्द ही ताबड़तोड़ बमबारी झेलने वाला है। इसराइल के लिए ये मिनट वैल्यूएबल साबित हुआ। इस मामले में इसराइल ने अपनी वायुसेना के 12 विमानों को छोड़कर सभी विमानों को झोंक दिया था। इसराइली प्लेन्स ने 4 की फॉर्मेशन में हमला किया। अब तक इसराइल के आगे उड़ने वाले प्लेन समुद्र पार कर चुके थे। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग तकनीक का इस्तेमाल कर सोवियत विमानों को अपने हमले की भनक नहीं होने दी। इसराइली समय के अनुसार 7:30 बजे उन्हें अपना पहला टारगेट दिखाई दे गया था। फायद और खिबरीत हवाई ठिकाने के बारे में इजिप्ट के खुफिया विभाग को गलतफहमी थी कि ये ठिकाना इसराइली विमानों की पहुंच के बाहर है। इजिप्ट के सारे जेट खड़े हुए थे, इसके बाद वहां मौजूद प्लेन्स के लिए कोई मौका नहीं था। आसमान में विजिबिलिटी बेहतरीन थी। इसराइली जेट एकदम से 9000 फीट की ऊंचाई पर चले गए और मिस्र के रडारों पर पहली बार उनकी झलक दिखाई दी। उन्होंने नीचे डाइव लगाई। वो 4 का फॉर्मेशन बनाते हुए नीचे आए और 2 विमानों ने जोड़ा बनाकर हमला किया। हर प्लेन ने 3 चक्कर लगाए। उनकी पहली प्रायोरिटी थी दुश्मन के एयरपोर्ट के रनवे को बर्बाद करना, फिर लॉन्ग हॉल प्लेन्स को बर्बाद करना जिनसे इजरायली शहरों को खतरा हो सकता था, और फिर अल्टीमेट गोल था मिग प्लेन्स को उड़ने लायक न रखना। हर चक्कर के लिए 7 से 10 मिनट दिए गए थे। वापसी के लिए 20 मिनट, प्लेन में दोबारा तेल भरने के लिए 8 मिनट और पायलट के आराम के लिए 10 मिनट तय किए गए थे। 1 घंटे के अंदर प्लेन दोबारा हमला करने के लिए तैयार हो जाते थे। उस घंटे के दौरान मिस्र के हवाई ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे थे। पायलट जब डाइव करके बम गिराने वाला था तो उसने देखा कि रनवे के एक छोर पर 4 मिग टेक ऑफ करने की तैयारी कर रहे थे। उसने तुरंत उनके ऊपर ही अपने बम रिलीज कर दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनमें से 2 प्लेन तो फौरन ही लपटों से गिर गए। ये डुरेंडल्स बम थे जिन्हें इजराइल ने एक सीक्रेट मिशन में फ्रांस के साथ मिलकर बनाया था। 180 पाउंड के इन बमों में एक खासियत थी कि ये बहुत सटीक ढंग से निशाने पर गिरते थे। एक बम के गिरने के बाद 5 मीटर चौड़ा और 1.6 मीटर लंबा गड्ढा बन जाता था, जिसकी वजह से रनवे इस्तेमाल करने लायक नहीं रहता था। अब इस बॉम्ब की क्वालिटी से ही आप समझ सकते हैं कि ये पूरी प्लानिंग किस तरीके से की गई थी। इस तरह इजिप्ट के महत्वपूर्ण अबू सुवेर बेस पर ही 1 घंटे के अंदर इस तरह के 100 से अधिक बम गिराए गए। बेस पर मौजूद 40 मिग प्लेन्स में से 16 को बर्बाद कर दिया गया, जिसके बाद ऊपर से देखने पर दिखा कि पूरा ठिकाना आग की लपटों से घिरा हुआ था। नीचे इजिप्ट के पायलट पूरी तरह से सदमे में थे। उन्हें उनके प्रोटेक्शन को भेद पाने का इजरायली क्षमता पर यकीन नहीं हो रहा था। इसी तरह इजिप्ट के बाकी के भी हवाई अड्डों पर खड़े सभी प्लेन्स को शिकार बनाया गया और लगभग सभी एयरबेस को किसी काम लायक नहीं छोड़ा गया। सिर्फ एक हवाई अड्डे को छोड़कर सिर्फ अल अरीश ठिकाने पर जानबूझकर इन उम्मीद में रनवे को नुकसान नहीं पहुंचाया गया कि वक्त पड़ने पर वहां इसराइल के ट्रांसपोर्ट जहाजों को यहां लैंड कराया जा सके। इसराइली समय 8 बजे तक साइनाई के 4 एयरबेस पूरी तरह से ध्वस्त कर चुके थे और साइनाई में इजिप्ट की सेना का सुप्रीम हेडक्वार्टर से कम्युनिकेशन लिंक पूरी तरह से टूट चुका था। आधे घंटे के अंदर मिस्र की वायुसेना के 204 विमान जमीन पर ही नष्ट हो चुके थे। इस सफलता से इसराइली खुद आवाक थे। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक अकेली स्क्वाड्रन पूरे एयरबेस को बर्बाद कर देगी। दिलचस्प बात यह थी कि इजरायली पायलटों को निर्देश थे कि वो 5 मिनट का फ्यूल और अपने 1/3 हथियार हवा में होने वाली डॉग फाइट्स के लिए बचा कर रखें। लेकिन हवा में इजरायली प्लेन्स को एक बार भी चुनौती नहीं दी गई। जमीन से भी उनके ऊपर कोई तगड़ा फायर नहीं आया। और तो और इजिप्ट के एयरफोर्स के फील्ड मार्शल सभी 100 एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज को इस डर से फायर न करने के आदेश दिए कि कहीं वो उन्हीं के प्लेन्स को ही इजराइल का ना समझ लें। इजराइल ने कहा कि इस हमले में उनके सिर्फ एक विमान को नुकसान पहुंचा और वो भी उनकी ही हॉक मिसाइल का शिकार हुआ। खैर, इसके बाद इजरायली एयरफोर्स की सफलता को जितना पॉसिबल हो सका उतना छुपाया गया ताकि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से लागू किए जा रहे सीज फायर में देरी की जा सके। इसी बीच 8:15 पर रक्षा मंत्री ने आर्मी के हमले के लिए रेड शीट पासवर्ड जारी किया और इजरायली टैंक भी तेजी से इजिप्ट के साइनाई में घुस गया। इसी दौरान उनका सरप्राइज एलिमेंट
समाप्त हो चुका था और उन्होंने रेडियो साइलेंस को भी ब्रेक कर दिया था। दूसरे राउंड में करीब 100 मिनटों में इजरायली विमानों ने 164 चक्कर लगाए और 107 और प्लेन बर्बाद किए, जिससे उनको कुल 9 प्लेन्स का नुकसान हुआ। उस समय इजिप्ट के कुल 420 लड़ाकू विमानों में से 286 नष्ट कर दिए गए। इनमें 30 टुपोलेव 16, 17 इल्यूजन 28, 12 सुखई 7 और 90 मिग 21 विमान शामिल थे। इजिप्ट की एयरफोर्स के 1/3 पायलट इन हमलों में मारे गए थे, जिसके बाद 5 दिनों में इजराइल ने इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया की सेनाओं को उखाड़ फेंका। उसने इजिप्ट से गजा पट्टी और सिनाई, सीरिया से गोलन पहाड़ियों और जॉर्डन से वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम के इलाके छीन लिए और उन्हें अपने कब्जे में ले लिया था। ये 2000 साल में पहली बार यहूदियों के पवित्र स्थान यरूशलेम पर यहूदियों का कब्जा हुआ था, जिसके बाद फलस्तीनियों को बड़े पैमाने पर यहाँ से बेदखल होना पड़ा। उनकी हत्याएं हुई। हालांकि यहाँ 1948 जैसा मंजर नहीं था, लेकिन ये कहानी अपने आप में दुनिया के इतिहास में अमर हो गई कि किस तरह से एक छोटे से देश ने 8 अरब देशों के सपोर्ट वाले सिस्टम को उखाड़ फेंका और तो और उनके इलाकों पर कब्जा भी कर लिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस लड़ाई की जिसने 6 दिनों में दुनिया के नक्शे पर इजराइल को इतना मजबूत कर लिया कि दोबारा किसी ने उस देश की तरफ मुड़कर नहीं देखा, और जिसने देखा उसने मात ही खाई। आपकी इस कहानी पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।